हरियाणा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इस दौरान सियासतदान यानी कि पॉलिटिशियंस एक दूसरे पर हमलावर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कल एक ऐसा स्टेटमेंट दिया, इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने खुद निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष के अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की। कहा कि आप कई सालों तक जीवित रहें ताकि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण को देख सकें। क्यों कहा, क्या विवादित मामला था, इसको लेकर आपको बताएंगे। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। दरअसल जमीन घोटाले की जांच में अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। ईडी ने मुडा भूमि घोटाले में मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पूरा मामला क्या है, घोटाले पर आरोप क्या है, ये तस्वीर आपके सामने होगी। और बात नेपाल की भी, जहां भारी बारिश का असर तो नेपाल में दिख ही रहा है, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा प्रभावित तमाम इलाके दिख रहे हैं। लगभग 13 जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश से तबाही है। 16 लाख लोग प्रभावित हैं और कई तटबंध टूट चुके हैं। लोग खौफ में जी रहे हैं। बिहार में बाढ़ से बर्बादी का मंजर भी आपके सामने होगा। लेकिन बात सबसे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस स्टेटमेंट की, जिस पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के जसरोटा में मौजूद थे। वहां वो अपना चुनावी भाषण दे रहे थे। इसी वक्त उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उसी बयान पर, उसी प्रतिक्रिया पर अब खूब हो हल्ला हो रहा है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने जसरोटा में चुनावी सभा के दौरान जब उनकी तबीयत खराब हुई, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ ऐसी बात कह दी थी। इसके बाद बीजेपी को मुद्दा मिल गया है। बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है। अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट किया, उस पर एक्स पर पोस्ट किया उन्होंने और लिखा क्या, ये देखिए। अमित शाह ने लिखा कि कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने भाषण में पूरी तरह से अरुचिकर और अपमानजनक होने में खुद को, अपने नेताओं को और अपनी पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने अनावश्यक रूप से पीएम मोदी को अपने निजी स्वास्थ्य के मामलों में घसीटा है और कहा कि पीएम मोदी को सत्ता से हटाने के बाद ही वो मरेगी। अमित शाह ने आगे लिखा कि इससे पता चलता है कि इन कांग्रेसियों के मन में पीएम मोदी से कितनी नफरत और कितना डर है कि वो लगातार उनके बारे में ही सोच रहे हैं। आगे लिखा कि जहां तक खड़गे जी के स्वास्थ्य की बात है, मोदी जी प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, हम सभी प्रार्थना करते हैं कि खड़गे जी लंबा और स्वस्थ जीवन जिएं, वो कई सालों तक जीवित रहें और 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण को देखने के लिए जीवित रहें। ये कहा गया ट्वीट में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था अपने चुनावी भाषण में, जब उनकी तबीयत खराब हुई, कि वो भी जिंदा रहेंगे, मोदी को हटाकर ही दम लेंगे। इस तरह का जो उनका स्टेटमेंट था, उसका लबोलुआब यही था। लेकिन बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर हमला बोला कि हर वक्त मोदी के भय में ही कांग्रेस के लोग रहते हैं। 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण को देखने के लिए जीवित रहें, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रार्थना भी गृह मंत्री अमित शाह ने की है। तो अमित शाह के इस पोस्ट के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। खड़गे ने अमित शाह को जवाब दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या लिखा, भी देखिए। उन्होंने लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह जी को मणिपुर, जनगणना और जातिगत जनगणना जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। आपकी सरकार का ही सर्वे कहता है शहरी सीवर्स, सेप्टिक टैंकों की सफाई करने वाले 92% कर्मचारी SC, ST, OBC वर्गों से आते हैं। खड़गे ने आगे लिखा कि कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना करवाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, हम ये करवा कर रहेंगे। ये उन्होंने एक बार फिर से वादा किया। लेकिन वादे से इतर वाद विवाद जो है वो जम्मू कश्मीर के जसरोटा से शुरू हुआ, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी पर दिए गए स्टेटमेंट पर विवाद था। ये ट्वीट आप देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तब क्या कहा था, आपको ये सुनवाते हैं, जिस पर ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। धन्यवाद। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ये कहा तो बीजेपी के लिए मुद्दा था और इसी स्टेटमेंट के बाद अमित शाह के साथ साथ दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस पर और उनके अध्यक्ष पर हमला बोला है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी इसका पूरा पलटवार किया गया, जवाब दिया गया, लेकिन राजनीति इस मुद्दे पर खूब गरमाई। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे
और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब, आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब, नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे, कोई मर जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो भारत में गरीबों के मसीहा के रूप। हमारे गृह मंत्री कहते हैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बिना मतलब के बातें करते रहते हैं वो। तो अगर वो कुछ गंभीर बातें बोले उस पर मैं टिप्पणी कर सकता हूं, उस पर मैं कुछ कह सकता हूं, पर ऐसे बोलना, और मैं समझता हूं जो खड़गे जी थोड़ा बीमार पड़ गए, उनको इलाज करना पड़ा, पर अभी ठीक हो गए हैं, चुनाव प्रचार में आ जाएंगे। बड़े आक्रामक है, बड़े सक्रिय हैं, उनका कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो ये जो हमारे गृह मंत्री को अपने काम पर और थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो राजनीति में विचारधारा की लड़ाई अच्छी है, मुद्दों पर बात हो ये अच्छा है, और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। सत्ता आती है, जाती रहती है। कई साल तक कांग्रेस ने भी देश पर राज किया, आज कांग्रेस सत्ता से दूर है। मोदी तीसरा टर्म अपना शुरू कर चुके हैं। ऐसे करीब 5 साल बाद अगला लोकसभा चुनाव भी होगा, तमाम चीजें अगर इसी तरह से रही तो। लेकिन अच्छी बात है कि खड़गे बतौर कांग्रेस अध्यक्ष बीजेपी, मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ बातें कहें, ये अच्छा पहलू है। लेकिन जीने मरने की कसम खाने का मतलब क्या है? और तो और पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो सियासतदान यानी पॉलिटिशियंस की भाषा में ये तलखी दिखती है। ये व्यक्तिगत तौर पर अब जो विचारधारा की लड़ाई है वो व्यक्तिगत लड़ाई में तब्दील हो चुकी है, ऐसा लगता है। निजी हमले अब आम हो चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या सियासत में अब शिष्टाचार का कोई स्थान नहीं रहा है, कोई शुचिता की कोई जगह नहीं बची है क्या? ये बड़ा सवाल है जिस पर शायद हमारे देश के राजनेता नेता विचार करें तो बेहतर होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक अहम खबर की बात अब। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें पिछले कुछ दिनों से बढ़ चुकी हैं। जमीन घोटाले को लेकर विपक्ष हमलावर है। अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन इस मामले में अब एंट्री हो चुकी है ईडी की, प्रवर्तन निदेशालय की। कैसे? दरअसल सिद्धारमैया के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ अब ईडी ने केस दर्ज कर लिया है, जो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है इस पूरे मामले में। यानी आने वाले दिनों में सिद्धारमैया की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब इसमें ईडी अपने स्तर से जांच शुरू कर चुकी है। सिद्धारमैया किस मामले में आकर फंसे हैं और आखिर ये मुडा जमीन घोटाला क्या, ये समझते हैं। दरअसल MUDA, मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण, इसका फुल फॉर्म है, और शहरी विकास के दौरान जमीन खोने वाले लोगों के लिए मुडा यानी मैसूर प्राधिकरण एक योजना लेकर आई थी। इसका नाम था 50-50 योजना का नाम। इस योजना में जिनकी जमीनें गई उनको विकसित भूमि के 50% वो हकदार होते थे। यानी आपकी जमीन अगर गई तो आपको 50% डेवलप्ड जमीन मिलेगी। योजना 2009 में पहली बार लागू की गई और 2020 में बीजेपी सरकार ने अभी बंद कर दिया था इसे। लेकिन योजना बंद होने के बाद भी मुडा ने जमीनों का अधिग्रहण और आवंटन दोनों जारी रखा। आरोप है कि सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को योजना के तहत लाभ पहुंचाया गया। सीएम की पत्नी को 3.16 एकड़ जमीन मुडा द्वारा अधिग्रहित की गई, जो उनके नाम पर थी, मुख्यमंत्री के नाम पर उसको अधिग्रहित किया गया। लेकिन इसके बदले में एक महंगे इलाके में 14 साइट्स मुख्यमंत्री की पत्नी को आवंटित कर दिया गया। मैसूर के बाहरी इलाके केसारे में जमीन सिद्धारमैया की पत्नी को उनके भाई ने ही गिफ्ट के तौर पर दी थी, उस पर भी पूरा मामला है। और मुडा ने जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही देवनूर तृतीय चरण की योजना विकसित कर दिया। जिन 14 साइट्स का आवंटन मुख्यमंत्री की पत्नी के नाम पर हुआ, उसी में घोटाले के आरोप लगे हैं कि गलत तरीके से गलत जगह गलत जमीन ले ली गई। तो मुडा जमीन घोटाले का जिक्र होने के बाद सामने जानकारी आई, जो इसका खुलासा दरअसल स्नेहमयी कृष्णा ने किया, और अब स्नेहमयी कृष्णा भी परेशानी में घिरते दिख रहे हैं। स्नेहमयी कृष्णा के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कैसे समझिए, दरअसल मुडा घोटाले की शिकायतकर्ता ही अब केस में फंस गए हैं। एक महिला ने परेशान करने के आरोप में इन पर शिकायत दर्ज करा दी है, जिन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया। स्नेहमयी कृष्णा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस की तरफ से पूरी कार्रवाई की जा रही है। महिला ने स्नेहमयी कृष्णा पर मारपीट का आरोप लगाया था और अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल केस दर्ज शुरू हो चुका है। लेकिन शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। कहा कि जानबूझकर मेरे खिलाफ साजिश रची गई है।
आरोप ये भी लगाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई को दबाने के लिए उनके खिलाफ राज्य सरकार के इशारे पर राज्य की पुलिस से कार्रवाई कर रही है। क्या कहते हैं स्नेहमयी कृष्णा, जिनके खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज किया गया, इस देखिए। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ 23 से अधिक मामले दर्ज हैं, लगभग सभी झूठी शिकायतें हैं। 8 मामलों में मैं अदालत से निर्दोष भी साबित हुआ हूं और 9 मामलों में पुलिस जांच ने साबित कर दिया है कि ये शिकायतें झूठी हैं। एफआईआर दर्ज करने का उद्देश्य मेरी सक्रियता में बाधा डालना है। उन्होंने नंजन्ना गुड्डू पुलिस स्टेशन में दर्ज एक विशिष्ट शिकायत का संदर्भ दिया, रेफरेंस दिया, जिसमें उत्पीड़न और एक महिला पर हमले का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था और कहा गया था कि कथित घटना के समय वो मैसूर में थे। उन्होंने कहा कि मैं मैसूर में था। मेरी लड़ाई को रोकने के लिए राज्य सरकार झूठे मामले दर्ज करा रही है, लेकिन मेरी लड़ाई जारी रहेगी, ये स्नेहमयी कृष्णा ने यहां कहा है। स्नेहमयी कृष्णा, जैसा कि हमने आपको बताया कि वही शख्स हैं जिन्होंने इस पूरे मुडा घोटाले का खुलासा किया और अब उनके खिलाफ लोकल पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया है, एक महिला से मारपीट के मामले में, उत्पीड़न के मामले में। अब स्नेहमयी कृष्णा के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें और बढ़ चुकी हैं और लोकायुक्त ने भी मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन मुश्किलें बढ़ गई। कुछ दिन पहले तिरुपति मंदिर के प्रसादम लड्डू में चर्बी मिलावट का खुलासा हुआ था, खूब बवाल मचा था। इसे सनातन के खिलाफ साजिश बताया गया और निशाने पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और उनकी सरकार थे। केंद्र से लेकर आंध्र सरकार इस मामले पर एक्शन में दिखे, जांच की भी जा रही है, लेकिन मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच ने मामले को सुना, लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की हैं। कहा कि जब प्रसाद में पशु चर्बी होने की जांच सीएम चंद्रबाबू नायडू ने SIT को दी, तब उन्हें मीडिया में जाने की जरूरत क्या थी, सवाल पूछा। कहा कि कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रख लेते। ये बहुत सख्त टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की। ये बेंच ने मामले को सुना, अगली तारीख भी दी गई है, लेकिन आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है और याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से जानकारी जो दी गई वो भी सुनी। कोर्ट ने आज जो है एक काफ़ी ऑब्जेक्शन लिया इस पे कि जिस तरीके से बिना SIT रिपोर्ट के सीएम नायडू ने जिस तरीके से पब्लिक स्टेटमेंट दिया है, कोर्ट में ये भी जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया कि जो सुब्रमण्यम स्वामी का जो पिटीशन है वो पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। दो आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। मेरे पिटीशन का, मेरा अपना पिटीशनर की तरफ से प्रेयर ये है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो, जुडिशियल बॉडी हो, जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिटायर्ड जजेस द्वारा CBI इन्वेस्टिगेशन हो और उनके खिलाफ FIR की जाए, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया और अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को 3:30 PM पे रखा है। तो आज कोर्ट में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, YV सुब्बा रेड्डी, विक्रम संपत और दुष्यंत श्रीधर के अलावा सुरेश चौहान की 4 याचिकाएं थी। सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से वरिष्ठ वकील राजशेखर राव, YV सुब्बा रेड्डी की ओर से सिद्धार्थ लूथरा, आंध्र की सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी और केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आज पेश हुए, मौजूद रहे। इस दौरान कोर्ट में दलीलें क्या क्या दी गईं और क्या कहा गया, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत अहम ये सुनवाई थी और कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं वो भी बहुत ज्यादा अहम है। याचिकाकर्ता ने कहा, मैं चाहता हूं कि भावनाओं का सम्मान हो। हमारी मांग है कि संवैधानिक समिति बनाई जाए, इसकी जांच रिटायर्ड जज करें कि चर्बी में मिलावट की गई, चर्बी और इसकी मिलावट थी कि नहीं घी में। इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि वास्तविक याचिका नहीं है, ये मौजूदा सरकार पर हमले की कोशिश है। देवस्थानम बोर्ड की तरफ से, मंदिर की तरफ से कहा गया कि कारण बताओ, नोटिस जारी किया गया, किस तरह का सामान सप्लाई किया जा रहा है। जस्टिस गवई ने कहा, क्या आपके पास कोई आधार है जो आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं? सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमारे पास लैब रिपोर्ट है। फिर से जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा कि रिपोर्ट तो अभी साफ नहीं है, अगर आपने जांच के आदेश दे दिए थे तो मीडिया में जाने की जरूरत क्या थी? ये बहुत बड़ी टिप्पणी थी कि SIT जब जांच कर ही रही है तो आपने पहले ही मीडिया में स्टेटमेंट क्यों दे दिया? ये भी पूछा, रिपोर्ट जुलाई में आई थी और बयान सितंबर में आया। जस्टिस गवई ने कहा कि जब आप संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे बयान नहीं देंगे। फिर जवाब दिया गया आंध्र सरकार की तरफ से कि पिछले कुछ सालों से घी प्राइवेट कंपनियों से लिया जा रहा है, इसकी क्वालिटी को लेकर शिकायतें आई थी। इसके बाद हमने टेंडर जारी करने वालों को नोटिस भेजा। जस्टिस गवई ने पूछा, क्या जो घी सही नहीं था उसे ही प्रसादम के लिए इस्तेमाल किया गया? जब अदालत में जज ने पूछा तब देवस्थानम बोर्ड की तरफ से कहा गया, TTD की तरफ से कहा गया कि लोगों ने शिकायत की थी कि लड्डू का स्वाद सही नहीं लग रहा है। जस्टिस ने फिर पूछा कि आप कह रहे हैं कि लोगों ने स्वाद की शिकायत की है, क्या आपने लड्डू को जांच के लिए NDDB के लिए भेजा था?
कि क्या इसमें मिलावट है, पता लगाने की कोशिश आपने की। फिर तुषार मेहता ने कहा कि ये आस्था का मसला है, अगर मिलावट वाला घी इस्तेमाल किया गया है तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जस्टिस गवई ने कहा कि अगर एसआईटी जांच चल रही है और ऐसे बयान पब्लिक में दिए जा रहे हैं, तब आप सोचिए कि एसआईटी पर असर क्या पड़ेगा। अगर शिकायत थी तो आपको हर टैंकर की जांच करनी थी। ये एक बहुत सख्त टिप्पणी। टीजीडी ने फिर कहा कि सभी जगह से सैंपल लिए गए थे, ऐसा 2 बार किया गया। एनडीडीबी की रिपोर्ट में साफ है कि मिलावट थी। ये तमाम दलीलें रखी गई, कुल मिलाकर अगली तारीख मिल गई है। लेकिन सख्त टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर मामले की जांच एसआईटी कर ही रही थी तो मामले में स्टेटमेंट क्यों दिया गया संवैधानिक पद पर बैठे एक शख्स की तरफ से। सवाल कोर्ट ने यहां पर भी पूछा कि जब रिपोर्ट जुलाई में आई थी तो स्टेटमेंट जो है वो सितंबर में क्यों है। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब तिरुमला मंदिर ट्रस्ट को घी की सप्लाई के नमूनों की लैब जांच में लाद, टैलो और मछली के तेल, इसकी मौजूदगी हुई। तीनों नॉनवेज है, इसकी मौजूदगी का पता चला। ये घी तिरुपति के प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद कई लोगों ने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सौंपने की मांग भी की थी। लेकिन इसी बीच एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है और मंदिर में जाकर एसआईटी की टीम ने गहन छानबीन की है। लोगों से इसको लेकर जानकारी मांगी गई है। एसआईटी जानकारी जुटा रही है, पड़ताल जारी है। पैरेलल मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। उम्मीद करते हैं कि लोगों की आस्था के साथ अगर खिलवाड़ किया गया है तो इस पर सख्त कार्रवाई भी होगी। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर की बात करते हैं। पिछले साल एक फिल्म आई थी, याद करिए। फिल्म का नाम था द केरल स्टोरी। इस मूवी में धर्म परिवर्तन के खेल के बारे में दिखाया गया है। फिल्म रिलीज हुई थी लेकिन काफी बहस हो गई थी। हालांकि फिल्मी बातें हैं, लेकिन असल बात यह है कि देश में धर्म परिवर्तन पर ब्रेक नहीं लग रहा है और शायद ही कोई दिन हो जब धर्म परिवर्तन से संबंधित खबर न आती हो। 2 दिन पहले दिल्ली से सटे गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन की बात सामने आई थी और अब जिस शहर से खबर आई है वो और चौंकाने वाला मामला है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में धर्म परिवर्तन के खेल का खुलासा हुआ। यहाँ प्रार्थना सभा लगाई जा रही थी जिसकी आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था, जिसका खुलासा हो गया है। पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। ये शिकायत की कॉपी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। अब आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे। थाने में बैठे इन लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन का खेल किया जा रहा था। ये तमाम किताबें जो आप देख रहे हैं ये प्रीचिंग्स के लिए इस्तेमाल की जा रही थी और ये तस्वीर जो है इसमें शिकायत पूरी लिखी गई है। लोगों को उसकी भनक लग गई कि यहाँ पर ये पूरा खेल चल रहा है। पुलिस को जानकारी दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची और इन सभी लोगों को एक एक करके थाने में ले आकर पूछताछ की गई। इन लोगों को बाइबल पढ़वाकर गरीबी दूर करने का लालच देने की बात सामने आई है। जाहिर है देश में सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की पूरी खुली छूट है। संवैधानिक तौर पर भी कोई किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन लालच, जबरिया और गलत जानकारी देकर धर्म परिवर्तन एक गुनाह है। और यहाँ इन लोगों पर मामला यही है कि इन्होंने लालच दिया कि बाइबल पढ़ने से या धार्मिक किताब पढ़ने से आपका जो मसला है, आपकी जो शिकायत है वो खत्म होगी, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, समस्याओं का निदान मिल जाएगा। जब भनक लगी, शिकायत हुई तो पुलिस ने मामला दर्ज किया और 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। प्रार्थना सभा से भारी मात्रा में पुस्तकें बरामद हुई। जो तस्वीरें आपने देखी, सैकड़ों किताबें मिली हैं। मामले में जांच की जा रही है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल अयोध्या के बीकापुर के रहने वाले एक शख्स ने पुलिस को धर्मांतरण की शिकायत दी। बीकापुर थाना प्रभारी निरीक्षक लालचंद सरोज ने पुलिस टीम के साथ एक मकान में छापा मारा। तमाम किताबें वहां से मिली। फिर सारा खुलासा हुआ। गरीब लोगों को लालच दिया गया था। लालच ये कि सारे कष्ट दूर हो जाएंगे महज किताब पढ़ने से, परेशानियों को दूर कर दिया जाएगा, ये विश्वास दिलाया गया था। गरीब लोगों से यीशु को अपनाने को कहा गया था। धर्मांतरण से पहले गरीब लोगों को रुपए दिए गए, लालच दिया गया, गलत जानकारी दी गई। दरअसल मिशनरी के लोग घर घर जाकर लोगों की परेशानी के बारे में पूछ रहे थे, फिर उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार पैसा दे रहे थे। इसके बाद उनकी परेशानी को दूर करने के लिए प्रार्थना सभा में आने की बात कहते हैं। पैसा दिया गया, समस्या पूछी गई और कहा गया क्या ये प्रेयर में शामिल हो। सभा में जाने वाले लोग आमतौर पर गरीब और कम पढ़े लिखे लोग हैं। इनको टारगेट किया गया था और इस सभा के जरिए ही वो लोगों को अपने धर्म के प्रति आकर्षित कर रहे थे, धर्म में ला रहे थे। उनको फ्री में ईसाई धर्म की किताबें बांट रहे थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बने सरकार के मुखिया तो उनकी सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून भी बनाया ताकि ऐसे खेल को रोका जाए जहां जबरिया धर्म परिवर्तन हो रहा है या गलत जानकारी देकर, लालच देकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। बावजूद इसके यूपी में धर्म परिवर्तन की खबरें आ रही हैं। यूपी में धर्म परिवर्तन कानून में प्रावधान क्या है, अब आपको ये बताते हैं। 27 नवंबर 2020 को यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध कानून लागू किया गया,
धर्म परिवर्तन कानून से आम भाषा में। इसके तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 साल तक की जेल की सजा है। अपराध को लेकर 15 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी है। 10 साल की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना। खास करके SC/ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और जबरन सामूहिक धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की जेल और 50,000 का जुर्माना लगता है। नियम कायदा कानून ये है। धर्म के बाहर विवाह करने पर कपल को शादी से 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बाकायदा लिख कर देना होगा, जानकारी देनी। धर्मांतरण के लिए अगर कोई विवाह करता है तो उसे अवैध करार दिया जाता है। महज शादी आप इसलिए कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन हो जाए या धर्म परिवर्तन इसलिए कर रहे हैं कि सिर्फ शादी हो जाए, तो ये भी गलत माना गया है। कड़े कानून के बाद भी यूपी में धर्म परिवर्तन रुक नहीं रहा है। गरीब लोगों को पैसे या फिर दूसरा इस तरह का लालच देकर धर्म बदलने का खेल लगातार जारी है।